आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ विजेता मराठी लेखक गोविंद विनायक करंदीकर की चर्चा करते हैं, जिन्हें हम उनके प्रसिद्ध नाम विंदा करंदीकर के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्हें मिला 42वां, और इनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। जन्म हुआ विंदा जी का 23 अगस्त 1918 धालवली सिंधुदुर्ग में, और मृत्यु 14 मार्च 2010 में हुई। शिक्षा स्नातकोत्तर थी। कुछ त्रुटि हो तो सुधारेंगी विद्या जी। और इनकी पत्नी का नाम था सुमति करंदीकर, सुमा भी कहते थे। पिता थे उनके विनायक हरि करंदीकर। और आज चर्चाकारों में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे, और एक वक्ता तो उपस्थित हैं ही, सुश्री क्षितिजा आगाशे, मराठी लेखिका हैं और मराठी भाषा व अभिनय में दक्ष हैं। एक पुस्तक भी है, रंगभूमीच्या स्वाधीन स्वराज्य गाथा। हाँ, स्वराज्य गाथा जी। थिएटर का कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिपेंडेंस के फाइट में, वो है। जी। और हमसे जुड़ेंगे बाल पत्रिका के संपादक निश्चल जी, हिंदी बाल साहित्यकार हैं। अभिनव बालमन की पत्रिका है, और एक पुस्तक भी है। ऐसे तो बहुत सी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक जो बच्चों के लिए लिखी है, जादू वाला पेन। हमारे बीच में एक वक्ता और आए शामिल होंगे, श्री कृष्ण कुमार दीक्षित, साहित्य अनुवादी हैं और स्टोरी टेलर हैं अच्छे। वैसे ओरिगेमी कला के बहुत सारे कमेटियों के अध्यक्ष भी हैं, और वो स्वयं भी ओरिगेमी कला की कार्यशालाएं लेते हैं। और हमसे दो विद्वान साहित्य अनुरागी और हमारे सहयोगी भी शामिल होंगे। उन्होंने वादा किया है हमसे, विजय नाडकर्णी जी और श्री रजनीकांत काटू जी। और बाल रचनाकारों में और जो स्वयं प्रस्तुति देंगे हमारे बीच हैं आस्था दीपाली, एमए की छात्रा हैं। शीतल जुड़ेंगी, 10वीं की छात्रा हैं जौनपुर से। अनुभव राज 12वीं के छात्र, अभी 12वीं पूरा किया है उन्होंने, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। और वरेण्य 6ठी कक्षा के छात्र हैं, इनकी प्रस्तुतियां होंगी। और हमारा जो कार्यक्रम किस तरह से बढ़ेगा कदम दर कदम, एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विंदा करंदीकर की कविताओं की गूंज, और इसमें हम देखेंगे कि जो और लोग, जो पाठक हैं, श्रोता है, वो किस तरह से रस लेकर उनका गायन करते हैं। विंदा की बाल कविताओं के रसिक गायकों को भी सुनेंगे। अनुभव राज की कविता एक सुनेंगे, मानवों स्वागत तुम्हारा, ये मराठी मूल रचना का हिंदी अनुवाद है जो रेखा देश पांडे जी ने किया है। विंदा करंदीकर का संक्षिप्त परिचय जानेंगे आस्था दीपाली जी से। फिर परिचय वार्ता का आरंभ होगा, जीवन पर बात होगी दीक्षित सर के द्वारा। सवालों के जवाब क्षितिजा जी से हम लेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब। कुछ सवालों के जवाब निश्चल जी से लेंगे। विंदा जी की मराठी कविता भी सुनेंगे, और कुछ कविताएं शीतल और बाकी लोगों से, मैं स्वयं भी सुनाऊंगा, अनुभव उनसे जुड़ चुके हैं। और बाल कहानी एक वरेण्य की, जो सचाचे कान का हिंदी अनुवाद, खरगोश के लंबे कान, और कवि के मुख से कुछ उनकी स्वयं की रचनाएं भी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में विंदा करंदीकर की कविताओं की जो गूंज है, उसमें यह एक अलग भाषा अवश्य है। इसको पढ़ना इसलिए सहज हो जाता है कि इसकी लिपि देवनागरी ही है। अपेक्षाकर अन्य भाषाओं के से कुछ सहज है यह है।
समझने में जरूर एक दुभाषीय की ज़रूरत पड़ती है और वो उसमें सहायता हमारे आज गूगल करता है। हाँ, इसकी शुरुआत प्रेरणा लेकर ज़रूर की जा सकती है। चलिए लेते हैं विंदा जी की कविताओं का रसास्वादन। महाराष्ट्र की जनता तो ले ही रही है इसका आनंद। कोविड काल में तो साहित्य का पठन पाठन और ऑडियो वीडियो वितरण काफ़ी बढ़ गया था, तो उसका लाभ हमने भी लिया। तो सुनते हैं कुछ रचनाएं। नमस्कार मित्रांनो, विंदा करंदीकरांची एक सुंदर कविता आहे. ते लिहितात, चुकली दिशा तरी ही हुकले न श्रेय सारे, वेड्या मुसाफिराला सामील सर्व तारे. मी चालतो अखंड चाला याचे म्हणून, धुंदीत या गतीच्या सारेच पंथ प्यारे. डरतात वादळांना हे दास त्या ध्रुवाचे, ते शिड तोडले की अनुकूल सर्व वारे. मग्रूर प्राक्तनांचा मी फाडला नकाशा, विजले तेथेच सारे ते मागचे इशारे. चुकली दिशा तरी ही आकाश एक आहे, हे जाणतो तयाला वाटेल तेथ न्यारे. आशा तशी निराशा हे श्रेय सावधांचे, बेसावधास कैसे डसणार हे निखारे. सर्वस्व अर्पिती जे त्यांचेच गीत गावे, त्याची घडे टवाळी तेथून दूर जावे. नसता विनोद काही हसतात लोक सारे, चाले असा तमाशा तेथून दूर जावे. संगीत ज्या ठिकाणी रसहीन चाललेले, बुद्धी सखा जवाया तेथून दूर जावे. विद्वान कल्पनांचा काढीत कीस जेथे, सामान्य माणसांनी तेथून दूर जावे. जनतेस नागवूनी बनतात जे पुढारी, त्यांचा झडे नगारा ते. सर्वसोबती. सुखात सर्वसोबती, दुःखात न कोणी येती. सुखात सर्वसोबती, दुःखात ना कोणती. समोर जाण्या एकटा, त्याला तयारी पाहिजे. आणि या शेवटच्या काही ओळी, तोंडावर जे गोड बोलती, पाठीमागे निंदा करती. तोंडावर जे गोड बोलती, पाठीमागे निंदा करती. तोंड देण्या निंदकास, त्याला तयारी पाहिजे. अशी सुंदर विंदा करंदीकरांची कविता आज आम्ही आपल्यासमोर सादर करतो. धन्यवाद. जे कर्म थोर अवघाची संसार उभा केला, शेक्सपियर म्हणे एक ते राहिले. शेक्सपियर म्हणे एक ते राहिले, तुवा जे पाहिले विटेवरी. तुवा जे पाहिले विटेवरी, तुका म्हणे बाबा ते त्वा बरे केले. तुका म्हणे बाबा ते त्वा बरे केले, त्याने तडे गेले संसाराला. विठ्ठला अट्टल त्याची रीत न्यारी. सुगरण रांधणारी सुग्रास अन्न झाले, अरसिक जेवणारे उपयोग काय त्याचा. म्हणजे जर जेवणाऱ्यालाच मोमोज आणि मोदक याच्यातला फरक कळत नसेल, ज्याला म्हणतात ना की गाढवाला गोळ्याची काय चव, असा जर असेल तर त्या इतक्या पंचपक्वान्नांच्या. नमस्कार, मी मानसी शेटे. आज मी आपल्यासमोर सादर करत आहे विंदा करंदीकर यांची एक प्रसिद्ध कविता, त्याला तयारी पाहिजे. अग्नीमुळे प्रगती घडे, हे अन्नही त्याने शिजे. चटका बसे केव्हा तरी, त्याला तयारी पाहिजे. पुष्पे फळेनी सावली, वृक्षातळी या गावली. काटा अभावीत बोचता, त्याला तयारी पाहिजे. आपुल्या चुकांना आपणा, इतरास त्या दिसते परी. त्याचीच चर्चा व्हायची, त्याला तयारी पाहिजे. केले कुणास्तव ते किती, हे कधी मोजू नये. होणार त्याची विस्मृती, त्याला तयारी पाहिजे. जितकी शिते तितकी भूते, कोणी मवाळ कोणी जहाल, कोणी लठ्ठ कोणी मठ्ठ, कोणी ढिले कोणी घट्ट, कोणी कच्चे कोणी पक्के, सब घोड़े 12%. तो और विंदा की इन रचनाओं को सुना हमने। विंदा की बाल कविताओं के रसिक गायक भी हैं जो बहुत मस्ती में गाते हैं बाल रचनाओं को। विंदा ने बड़े मनोयोग से बाल कविताएं लिखी, इसके लिए उन्होंने बच्चों के अनुकूल और उन्हें लुभाने वाले सुर और लय की तलाश की।
उनकी बाल कविताओं ने बच्चों पर जादू सा असर किया, जिनमें उनका स्वयं का बेटा भी शामिल रहा, जिसका प्रसंग हम सुनेंगे अगाशे जी से। विंदा करंदीकर ने मराठी में जरूर लिखा, लेकिन उनका साहित्य पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आइए सुनते हैं कुछ बाल कविताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुंडूच्या स्वप्नात आला चेंडू. गुंडूच्या स्वप्नात आला चेंडू आणि म्हणाला, हे गुंडू, मला फुटले 2 पाय, आता तुला सोडणार नाही. मग चेंडूने मारली 1 ठोकर. गुंडू चालला वर वर. हातपाय झाले छोटे, पोट झाले खूप मोठे. गुंडू पोचला चंद्रापाशी, चंद्र म्हणाला जिरली खाशी. मग चंद्राने मारली 1 ठोकर. गुंडू पडला जमिनीवर. छातीमध्ये झाले 10, आली जाग ओम फस. ची लिहिलेली कविता आहे. त्या कवितेचं नाव आहे एक होता बाबू. एक होता बाबू, त्याने आणला साबू. साबूचा केला फेस, धुतले सगळे केस. फेस केला डोळ्यात, डोळे लागले जळू आणि बाबू लागला रडू. मर मर मरा, दळ दळ दळा, मळ मळ मळा, तळ तळ तळा, तळा आणि जाळा. कर कर करा, मर मर मरा, बाज बाज बाजा, पाच पाच पाजा, पोस पोस पोसा, पोसा आणि सोसा. बकासुराने मारली थप्पड, भीम म्हणाला लोणचे फक्कड. बकासुराने हाणला ठोसा, भीम म्हणाला इडली डोसा. बकासुराने बुकरली मान, भीम म्हणाला चटणी छान. बकासुराने हाणली ठोकर, भीमाने दिली 1 ढेकर. बकासुराने मारली गदा, भीम हसला खदा खदा. बकासुराला घाम फुटला, तेव्हा भीम जेवून उठला. ये थी कुछ बाल रचनाएं। और अब सुनते हैं अनुभव राज की रचना मानवो स्वागत तुम्हारा। अनुभव एक बाल रचनाकार हैं, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं और उन्हें बाल साहित्य में श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डीग द्वारा श्री गयासी राम गोयल हिंदी बाल साहित्य सम्मान 2021 भी मिला है। चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान द्वारा चित्रगुप्त उभरती प्रतिभा सम्मान मिला 2021 में। तो चलिए सुनते हैं उनसे एक रचना। नमस्कार मित्रों, मैं महाराज आप सभी के सामने विंदा करंदकर जी की एक रचना लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है मानव स्वागत तुम्हारा, और इसका अनुवाद किया है रेखा देशपांडे जी। पर्वतों परे हटो, सागरों दूर हटो, पर्वतों परे हटो, सागरों दूर हटो, खोल दिया द्वार मैंने मानव स्वागत तुम्हारा। पर्वतों परे हटो, सागरों दूर हटो, खोल दिया द्वार मैंने मानव स्वागत तुम्हारा। तूफानों से कैसा डरना, तूफानों से कैसा डरना, वही तो मेरा गीत गाते। तूफानों से कैसा डरना, वही तो मेरा गीत गाते। आंधियों को जन्म देता श्वास का संसार मेरा। तूफानों से कैसा डरना, वही तो मेरा गीत गाते। आंधियों को जन्म देता श्वास का संसार मेरा। भूख मेरी बढ़ गई है, प्राण है फूला हुआ। भूख मेरी बढ़ गई है, प्राण है फूला हुआ। पंख है फैले हुए, आकाश छोटा पड़ रहा। भूख मेरी बढ़ गई है, प्राण है फूला हुआ। पंख है फैले हुए, आकाश छोटा पड़ रहा। जीत लिया काल सर्प को, जीत लिया काल सर्प को, व्योमगामी होकर मैंने। जीत लिया काल सर्प को, व्योमगामी होकर मैंने। चंचु विद्युत हुई मेरी, और पंख पसारे मेघमाला। चंचु विद्युत हुई मेरी, और पंख पसारे मेघमाला। एकाग्र हो साधे है मेरी देह विश्व एकता।
एकाग्र हो साधे है मेरी देह विश्व एकता, मानवों को बांधने वालों की किस्मत आज कारा। एकाग्र हो साधे है मेरी देह विश्व एकता, मानवों को बांधने वालों की किस्मत आज कारा। दुर्बलों को, दुखितों को, शोषितों को, शापितों को, दुर्बलों को, दुखितों को, शोषितों को, शापितों को क्षितिज की बाहों से है आज आलिंगन हमारा। क्षितिज की बाहों से है आज आलिंगन हमारा। पर्वतों परे हटो, सागरों दूर हटो, खोल दिया द्वार मैंने मानवों स्वागत तुम्हारा। खोल दिया द्वार मैंने मानवों स्वागत तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम परिचय वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आस्था दीपाली जी ने से बनाया है और सुनते हैं। विंदा करंदीकर। गोविंद विनायक करंदीकर आधुनिक मराठी काव्य परिदृश्य के शिखर व्यक्तित्व हैं। प्रोफेसर वसंत बापट ने उन्हें कवियों का कवि कहा है। डॉक्टर सुधीर रसाल ने उन्हें ऐसे कवि के रूप में रूपायित किया है जो समूचे काव्य व्योम पर फैला हुआ है। विंदा आधुनिक मराठी कवियों में सबसे अधिक प्रयोगशील और सबसे व्यापक है। उनकी कविता को अकादमिक मान्यता के साथ साथ लोकप्रियता भी मिली है। निबंधकार, समालोचक और अनुवादक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इस उपलब्धि के पीछे सौंदर्यात्मक पूर्णता की अनवरत तलाश और सांसारिक संघर्षों से भरा एक लंबा रचनात्मक जीवन है। विंदा का जन्म 23 अगस्त 1918 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के ढालवाल नामक स्थान में हुआ। विंदा ने 1935 में न्यू स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ वे अपने एक प्रोफेसर माधव जूलियन से प्रभावित हुए, जो उस समय के प्रमुख मराठी कवि थे। माधव जूलियन ने कविता और विद्वता के प्रति उनके विश्वास को कायम रखा। विंदा ने अंग्रेजी साहित्य का विशेष अध्ययन किया। ब्राउनिंग, हाफकिंग और इलियट का अध्ययन उनकी कविता को प्रभावित करने लगा, जो शुरू में कुछ रोमांटिक थी। चार्ल्स लैम्ब के अध्ययन ने व्यक्ति व्यंजक निबंध में उनकी रुचि जगाई। विंदा ने 1939 में अंग्रेजी में स्नातक किया। तथापि परीक्षा फल घोषित होने से पहले ही वे हैदराबाद आंदोलन के सिलसिले में एक सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तार कर लिए गए। इसी बीच उन्हें कैंडी मेमोरियल प्राइज और ट्यूटरशिप से पुरस्कृत किया गया। 1942 से 1945 तक वे सितारा जिला के तास गांव स्थित विद्यालय में हाई स्कूल अध्यापक रहे। 1943 में विंदा मार्क्सवाद के गंभीर अध्ययन में प्रवृत्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संकट पैदा हुआ। लेकिन रसेल और फ्रायड के अध्ययन के कारण वे मार्क्सवादी कट्टरता से बच गए। इस काल के दौरान प्रकाशित श्वेत गंगा, कीर्तन और रक्त समाधि जैसी कविताएं उनकी विषय वस्तु, रूप विन्यास, शैली और लय की मौलिकता दर्शाती है और उनकी एंटी रोमांटिक प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है। लेकिन इन कविताओं को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं हुआ। 1946 से 1976 तक उन्होंने कर्नाटक, पुणे, मुंबई विश्वविद्यालयों से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में कार्य किया। 1976 में उन्होंने SIES कॉलेज मुंबई से अंग्रेजी विभागाध्यक्ष पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। 1949 में उनकी पहली कविता संग्रह श्वेत गंगा प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही उनकी गणना युवा कवियों में होने लगी और VS खंडेटकर और प्रोफेसर WL कुलकर्णी उनको आधुनिकतावादी क्रांति में नई शक्ति मानने लगे। उनकी मृदगंधा, ध्रुपद, जातक, विरूपिका जैसे संकलनों और संहिता तथा आदि माया जैसे संचयनों ने
उन्हें मराठी की सर्वाधिक मौलिक काव्यात्मक प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में विंदा के अकादमिक कार्य, पाश्चात्य साहित्य और समालोचना के गंभीर अध्ययन ने उन्हें अरस्तु के पोएटिक्स, गोएत्के के फास्ट और शेक्सपियर के किंग लियर जैसे पाश्चात्य गौरव ग्रंथों के आदर्श अनुवादों से मराठी भाषा को समृद्ध करने का योग बनाया। अकादमिक कार्यों में प्रकर्ष के नाते 1967 में उन्हें सीनियर फुलब्राइट पुरस्कार मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के विजेता 1970 के रूप में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की और पुष्किन फेस्टिवल में भाग लिया। जब विंदा ने मराठी व्यक्तिवंजक निबंधों के क्षेत्र में प्रवेश किया, वहाँ ठहराव आ चुका था। जीवन के प्रति इसे अधिक लचीला, अधिक संवेदनशील और अधिक उत्तरदायी बनाकर विंदा ने इसमें नया जीवन भरा। कविता के क्षेत्र में विंदा के सतत प्रयोगों ने मुक्त छंद, ताल चित्र, मुक्त सोनेट और विरूपिका जैसी नई शैलियों को मराठी कविता में जन्म दिया। उनके काव्य सरगम में यथार्थवादी और फैंटेसी, व्यंग्यात्मक स्फोट और रहस्यात्मक छानबीन, ऐन्द्रिय प्रयोगात्मकता और अभिव्यंजक चित्रण, प्राचीन मिथ और वैज्ञानिक प्रत्यय शामिल है। विंदा बाल कविताओं की ओर मुड़े और 12 खंडों में संग्रहित ये कविताएं उस क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ करती हैं। विंदा को अब तक 20 से अधिक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनमें केशव सुत पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, कुसुमाग्रज पुरस्कार, कबीर सम्मान, जनस्थान पुरस्कार और कोणार्क पुरस्कार शामिल हैं। साहित्य में उनके योगदान के लिए तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने 1984 में उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। मराठी भाषा के महान कवि कारंदीकर को भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। वे कवि के साथ साथ निबंधकार और आलोचक भी थे। उन्होंने महान यूनानी विद्वान अरस्तु की कविताओं को मराठी में अनुवाद किया था। कारंदीकर को आधुनिक मराठी कवियों में सबसे प्रयोगधर्मी कवि माना जाता है। हाँ, हमारे बीच में निश्चल जी उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो और हमारे बीच में क्षितिजा अगाशी जी भी हैं और बहुत शांति से सुन रही थी, और निश्चल जी भी। मैं परिचय करा दूं। क्षितिजा अगाशी जी को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। लॉयंस क्लब पुणे, पश्चिमी पुणे से मिला है उनको। कामगार कल्याण केंद्र महिला नाट्य से दे, और ध्यान हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ये ध्यान देवी बाल नाट्य स्पर्धा और भी बहुत से पुरस्कार मिले हैं, और नाट्य संस्कार कला एकेडमी की हेड हैं जो चलता है ये, और साथ में लेखिका भी हैं रंगभूमि की स्वराज्य गाथा। आइए उनसे हम थोड़ी बात करते हैं, फिर कुछ सवालों के जवाब भी लेंगे। क्षितिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में निश्चल जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। इसके बाद उनसे भी सवाल जवाब होंगे। क्षितिजा जी, स्वागत। नमस्ते जी। जी, बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ बुलाया। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी वजह से मिली। चलिए हम एक कविता से शुरुआत करते हैं, फिर हम सवाल। आपकी एक कविता भूतावल, जो विंदा करंदीकर जी की रचना है, हाँ, उससे शुरुआत करते हैं। एक रचना का पाठ करिए पहले। हाँ, ये जो कविता है ये बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चों को भी ये भूतों का बहुत आकर्षण रहे, तो उनके ऊपर ये थोड़ा सा हॉरर ऐसा जॉनर इस कविता में है।
तो किर्रात्री सुंदरानी जिम्मवारा बुर्रपानी शारवाळा गार भिंती दाराचे हस्तिगंती कोणाले कोणाले दार आप खोले आली आली बुटाबाई ती माणसे रोज खाई स्मशानामध्ये खालते तरी पहाटे पूर्वीच करते न्यारी न्यारीसाठी होता चट्ट दोन पोरे नठ्ठमठ्ठ तर प्रत्येक एकादशीस रताळ्याचा खाते किस रात्री सुंदरानी तरवारा पुर्रपानी शारवरा गार भिंती दार त्याचे हस्तिगंती कोण आले दारा पो आप खोले आला आला महासंबंध त्याची चाल संथ संथ त्याची उंची 10 फूट अंगावरती काळा सूट डोक्यावरती हॅट बीट तुम्ही फसाल पाणीट वळवळणारे गळ्यात काय नगोबाचा लंबाटाय। तो पूरी कविता तो नहीं सुनती मैं, ऐसा उन्होंने बहुत अलग अलग टाइप्स के घोस्ट डिस्क्राइब किए हैं और ये जब भी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वंस मोर देते हैं बच्चे और बहुत अच्छा। उन्होंने तरह तरह के जो हमारे मन में दुखितों की जो ये जो भावना होती है भय की वो शायद निकालने के लिए उन्होंने ये पोएम कंस्ट्रक्ट की होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ तो बहुत हंसते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और उनको मजा आता है। हाँ, इसमें भरपूर भाव भंगिमाएं हैं, एक्सप्रेशन भरपूर है जो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है। तो बिल्कुल इसका भी ध्यान रखता है तो ज़्यादा सक्सेस होती है कविता। आइए चलते हैं हम परिचय वार्ता की तरफ और साथ में हमारे निश्चल जी रहेंगे और बीच बीच कविताओं का पाठ चलता रहेगा। परिचय में हमारे सहयोगी रहेंगे जिनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। तीजा जी तो हैं ही, निश्चल जी ये हैं, दीक्षित सर कचहरी में हैं और रजनीकांत जी संभवतः जुड़े और नाटकर्णी सर भी उन्होंने वादा किया, हम प्रतीक्षा करेंगे और बच्चे तो हैं ही। और बिंदा करंदीकर के जीवन पर बात दीक्षित सर अभी कचहरी में। आगे बढ़ते हैं आस्था दीवाली जी के कुछ सवालों के साथ उन्होंने किया और हमने भी पढ़ाई करी थोड़ी करंदीकर जी पर। तो चलते हैं कुछ सवालों के रास्ते जानते हैं जवाब उनके। नितिजा जी हमारे साथ हैं, निश्चल जी भी। तो भूतावल जी का पाठ अभी उन्होंने किया ही है। तो चलते हैं आस्था जी, सवाल जी। तो जैसा कि वृंदा जी को कोई दर्शन की दृष्टि मिलती है पर वो उस पर उतने आश्रित नहीं होते हैं। जैसा कि हमने जाना ही है कि मार्क्सवाद से वो प्रभावित थे, तो मार्क्सवाद के गहरे स्तर पर भी मतलब वो प्रभावित होते हैं लेकिन उसके बाद भी उस पर सवाल उठाते हैं। मेरा प्रश्न श्रीजा मैम से है कि वृंदा की सोच पर, उनकी दृष्टि पर किसी एक दर्शन का प्रभाव स्थायी तौर पर नहीं दिखता, ऐसा क्यों? पहला, और वे किसी दर्शन के प्रति एक होकर क्यों नहीं रह पाते हैं, या फिर उन्हें सभी दर्शन विचारधाराएं उन्हें आकृष्ट करती हैं? वृंदा जी एकदम इंडिपेंडेंट राइटर थे और जो कोई अपना वृंदा भी रहता है वो अपने आजू बाजू में जो कुछ घटनाएं होती है उनका प्रभाव उनके ऊपर होता है। तो वृंदा जी ने जब स्टार्ट किया लिखना तो हम लोग ब्रिटिश कंट्री के अधीन थे,
तो तब मार्क्सवाद का उदय हुआ और उनका उन पर प्रभाव तो हुआ, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको ये रियलाइज हुआ कि मार्क्सवाद के प्रति भी जो लोग आस्था रखते थे, इन रियलिटी उन्होंने उतना उसको फॉलो नहीं किया, वो गलत रास्ते पर चलते रहे। और आंधी तो बिल्कुल, विंदा जी बिल्कुल सही रास्ते पर चलना चाहते थे। वो किसी भी तरह उनके ऊपर किसी को भी उन्होंने हावी नहीं होने दिया। उनका अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग था। मार्क्सवाद के साथ साथ उनका गांधीवाद के ऊपर भी बहुत प्रभाव था उनके ऊपर, और जीवन निष्ठा को सबसे हायर प्रायोरिटी देते थे। वो मानते थे कि जो सच्चा है वो मैं बोलूंगा, उसके लिए मुझे किसी का भी भय नहीं है। और उनका ज्यादा लगाव उनके ऊपर था जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, तो उनके लिए उनकी निष्ठा ज्यादा थी, उनका लगाव था, और वो अन्याय से पीड़ित होने वाले सभी लोगों के बाजू में, पक्ष में थे। इसीलिए किसी एक का प्रभाव नहीं दिखेगा, किसी एक का प्रभाव तो नहीं दिखेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली उनका जो विचारधारा का सूत्र है वो कॉमन रहा। जी, अब मेरा एक सवाल है, मैं आस्था जी, उनकी एक पुस्तक है उद्गार नाम से, तो उससे जुड़े हुए काफ़ी लेख मैंने पढ़े नेट पर ही, तो उसमें वो अपनी बारे में शायद टिप्पणी करते हैं। वो एक जगह कहते हैं, हाँ, यह जाणीव निष्ठा ही मेरे काव्य लेखन में निरंतर दृढ़ और स्पष्ट होती गई। तो मेरे द्वारा प्रयुक्त मुक्त छंद, भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, सुर और लय इसी जाणीव निष्ठा से निष्कृत हैं, निकले हैं। मैं जाणीव निष्ठा शब्द का अर्थ क्या है मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, जाणीव यानी विषयगत शक्ति, उस पर ना, फिर से एक बार कहें। मैं विश्वास करना, भक्ति, दृढ़ता। जाणीव यानी विषयगत शक्ति, उस पर विश्वास करना। अच्छा, विषयगत शक्ति, उसके प्रति भक्ति, दृढ़ता। अच्छा, आदरपूर्ण भाव, ऐसा है। तो और उन्होंने भी जाणीव बताई है, जैसे निसर्ग जान यानी नेचर के प्रति उनका लगाव था, व्यक्ति संबंधी जान यानी अलग अलग पर्सन जो किंवा स्त्री जान यानी लेडी, अपनी स्त्रियों का जो जीवन रहता है उनके प्रति भी बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थे। और उसके बाद सामाजिक जान यानी सामाजिक जान भी बहुत थी उनमें, यानी सोशल अवेयरनेस बहुत था उनमें। और आध्यात्मिक जान भी बहुत थी, यानी खुद को छोड़ के पूरे समाज के लिए सोचना, ये सच में अध्यात्म है, ऐसा वो मानते थे, ना कि देव पूजा करना। तो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो मानते थे कि सच्ची में श्रम करने वाले जो मजदूर हैं, तो वही सचमुच के देव है, और उनके प्रति भी उनका लगाव था, उनकी आस्था थी। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में सुख लेने के लिए भी वो ओपन थे, और उनका प्रेम के प्रति भी लगाव था, और खुद के प्रति भी उनका लगाव था। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हुए उन्होंने अपना पूरा पोएट्री उसके ऊपर बेस्ड है। तो इससे उन्होंने कभी भी दूर नहीं गए, इससे हटे नहीं। जो भी वो प्रिंसिपल्स मानते थे उनके लाइफ में, उनके प्रति उनका बहुत ज्यादा वो स्टिक टू प्रिंसिपल वाले थे, इसे वो जाणीव निष्ठा बोलते हैं। जी जी, मैं समझ पाया कुछ। हाँ, आगे बढ़ते हैं और इस पर मैं आगे रखूंगा अपनी पढ़ाई। हाँ, आस्था जी कुछ पूछना चाहें? जी सर, एक प्रश्न और है मेरे पास कि जब भी कोई बड़ा कवि श्रृंगारिक रचनाएं लिखता है, तो समीक्षक, आलोचक या उनके पाठक, प्रेमीजन उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक का खोज निकालते हैं। विंदा जी की एक लंबी प्रेम कविता त्रिवेणी
में भी ऐसी देखने को मिलता है। तो उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि तीर्थ यात्रा करते देख अनजाने, औचक पहुंचा तेरे द्वार, पा गया देह में तेरे, सब तीर्थों का सार, अधरों पर सखी वृंदावन, प्रयाग तेरी पलकों पर, माथे पर मान सरोवर, अरु गंगोत्री ग्रीवा में। तो मेरा प्रश्न क्षितिजा मैम से ही है कि वृंदा जी की श्रृंगारिक रचनाओं में भी जायत्री, कुतुबन आदि की रचनाओं की तरह ही आध्यात्मिकता तलाशना कितना सही रहेगा, और कोई कविता शुद्ध क्यों नहीं हो सकती? प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त करने वाली रचना का टैग क्या बुरा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी वृंदा जी की श्रृंगारिक जो काव्य रचना है, उनको लिखते समय उन्होंने ऐसा कोई भी नाटक नहीं किया कि ये आध्यात्मिक है। वो पूरा का पूरा श्रृंगारिक ही है, और वो खुद ये मानते थे कि श्रृंगार एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा है। नवरस में से भी एक श्रृंगार रस हम बहुत मानते हैं, तो उसके बिना जीवन अधूरा है। और जब श्रृंगार का अनुभव करना है तो हमें पूरी तरह से वो करना होगा। उसके आनंद को वो बिल्कुल भी नाकारते नहीं है। वो बोलते हैं कि जब श्रृंगार करना है, उसका आनंद लेना है, तो वो लेना है, उसमें कुछ गलत बात वो नहीं सोचते और किसी और टैगलाइन उसको नहीं देते। तो लेकिन यह है कि उनकी कविता सिर्फ श्रृंगारिक नहीं है कि चीप पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने सिर्फ श्रृंगारिक काव्य नहीं लिखे। और भी बहुत सारे उनके आयाम हैं। वो तत्वचिंतक है, वो समीक्षक है, वो ट्रांसलेटर है। तो वो बोलते हैं कि जीवन हे आनंदाने जगण्यासाठी आहे, यानी जो अपना लाइफ है वो पूरी तरह से आप उसे एंजॉय करो। और उनका एक दो लाइन्स है, खोटा गळा काढू नको, खोटा टिळा लावू नको, जीव जडतो ज्या ठिकाणी, पाय तू अडवू नको, जिथे वायेचे वेडे मरे तिथे होऊ नको। यानी वो पूरी तरह से सहमत है इस दृष्टि से कि श्रृंगारिक होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कभी भी सिर्फ श्रृंगारिकता को महत्व नहीं दिया। बाकी की बहुत सारी विचारधाराएं भी उनके कविता में शामिल है। जी, बहुत सुंदर बात, अच्छे से समझ में आई बात। और क्षितिजा जी, उनके काव्य की नींव में पुराने पत्थर दिखाई देते हैं। सांचे पुराने हैं, मगर उन पर खड़ी अट्टालिकाओं की साज सज्जा और शिल्प नए जमाने के जान पड़ते हैं। वे किस तरह के कवि हैं? आधुनिक कवि या मतलब नई कविता के कवि, पुराने सांचों वाले पुराने कवि? एक्चुअली उनकी जो जर्नी रही वो उल्टी रही। सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बहुत पढ़ा, और वो इतना इंग्लिश लिटरेचर से प्रभावित हो गए थे, और उसके बाद उनकी जर्नी मराठी के तरफ स्टार्ट हो गई। और उसमें भी उन्होंने सब कुछ पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरा संत साहित्य पढ़ा, उनको निसर्ग के प्रति भी बहुत लगाव था, और उन्होंने पूरा अध्यात्म भी पढ़ा। उनका अभ्यास रामायण महाभारत में भी था, और उस सबका उनके अपने उसके ऊपर उनका अपना खुद का प्रोसेस करके वो लिखते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ 4 लाइन्स लिए, वहां से कुछ आधा अधूरा विचार लिया, ऐसा नहीं है। उनका खुद का विचार विमर्श रहता था उसके ऊपर। और जो बहुत अच्छा लगा वो उन्होंने उसका सुलभीकरण किया, यानी सर्वसामान्य लोगों को भी वो समझ में आए, इसलिए उन्होंने उसको थोड़ा इजी बनाया। संत ज्ञानेश्वर का अमृता अनुभव जो कंस्ट्रक्शन है, वो अभी हम इतना रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो लैंग्वेज अलग थी उस समय। लेकिन वृंदा जी ने उसका ट्रांसलेशन हमारी में कैसा लोगों को पसंद समझ में आए, इसके लिए उसका ट्रांसलेशन किया अमृता नभो करके। और तुकाराम, संत तुकाराम थे, उनके अभंग भी जो थे
वो भी उनसे भी विंदा बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपने विंदान से आतताई अभंग यानी डेस्परेट अभंग ऐसा कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया जो अभी हम सोच सकते हैं कि हमारे लेटेस्ट जो आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस है उनको सूट करते हुए हमें दिखते हैं। तो जो भी पुराना था वो वैसे का वैसा एक्सेप्ट करना ऐसा भी उनकी मान्यता नहीं थी, और जो नया है वो भी बहुत अच्छा है ऐसे उनकी मान्यता नहीं थी। निरक्षर विवेक जिसे हम बोलते हैं वो उनके पास था, तो पुराना अच्छा उन्होंने लिया और खुद का अच्छा जो था वो उसमें ऐड कर दिया और उसका खुद का अपना कुछ कंस्ट्रक्शन बना के उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं की माझ्यावर माझ्या काव्यावर इतर कोणाचा प्रभाव होता असं नाही, त्यांची हत्यारं मला उपयोगी पडली असतीलही, पण जमीन खणण्यासाठी कुदळच हवी, ट्रॅक्टर नको। यानी उन्होंने खुद अपना इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट समझा उसमें। रेडीमेड ट्रैक्टर लाके जैसे हम काम कर सकते हैं बिना श्रम के, वैसा उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो हम इसलिए इतने साल से हम वो इतने पॉपुलर हैं और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसलिए दिया गया। जी शुक्रिया। और अब हम कुछ रचनाएं पहले सुनते हैं, फिर कुछ और सवाल लेंगे। हाँ, रचनाओं की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास की एक रचना है, शीतल ने स्वर दिया है, रचना तो विंदा जी की ही है, 8 पाठ नगरा मध्य। तो धुन के कारण बच्चे जुड़ते हैं, तो धुन इसकी बहुत ही मजेदार है, सुनते हैं। तो सुनते हैं रचना 8 पाठ नगरा मध्य। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शीतल आज विंदा करिंदकर की बाल मराठी कविता 8 पाठ नगरा मध्य का हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। अट्टापट्टू शहर में नहीं होती चोरी, होशियार बच्चे काले गोरे हैं अघोरी। अट्टापट्टू शहर में कितना मजा आता, मुखिया भरे पानी, राजा झाड़ू लगाता। अट्टापट्टू शहर में ना ही चले सिक्का, एक शेर गुड़ के बदले 10-12 इक्का। अट्टापट्टू शहर में छुट्टी नहीं बाला, छुट्टी नहीं होगी तो बंद होगी शाला। अट्टापट्टू शहर में नहीं होती चोरी, होशियार बच्चे काले गोरे हैं अघोरी। धन्यवाद। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली एक तर्ज थी, लेकिन बहुत ही आनंद और मौलिक अलग ही एक उससे ठीक अपोजिट एक इमेज क्रिएट करती। और अब हम एक कविता लिए ट्रांसलेशन का आनंद मैंने लिया, रचना का आनंद लेंगे तो सभी और मजा आए। तो एक उनकी भुजंगम प्रियातम छंद में, वर्णित छंद में उनकी एक रचना है, असामी तसामी कसामी कलेवा। इससे जुड़ा एक सवाल भी है, मुझे आपसे पूछना है क्षितिजा जी। तो रचना एक बार सुनते हैं। मैंने इसका वीडियो बना दिया और बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और के दीक्षित सर भी जुड़ गए। मैं पहले कविता का पाठ कर लूँ, फिर हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है दीक्षित सर। कविता का पाठ शुरू करता हूँ। विंदा करंदीकर की रचना असामी तसामी कसामी कढ़ेना का हिंदी रूपांतरण, ऐसा हूँ वैसा हूँ कैसा हूँ न जानूँ। कभी भाव थोता बजा है घना सा, कभी फैलता व्योम ऊंची लता सा। कभी दौड़ यूं तो फला गाल चूमे, कभी आपको खूब कोसे व घूमे। कभी स्वप्न सच्चा कभी मिथ्याचारी, कभी भोज राजा कभी हूँ भिखारी। कभी मृत्यु को चाहता बेतहाशा, कभी मृत्यु पीछे दिखाती तमाशा। कभी जिंदगी में निराशा हताशा,
कभी जिंदगी दूध भीगा बताशा, कभी मैं स्वयं ही हटाता अंधेरा, कभी गूढ़ता ही बनाती है घेरा, कभी गर्जना सिंधु सी कंठ होती, कभी शब्द बाहर लगाता न फेरा, कभी देह पूरी तलाशूं खुदी को, सभी जीव में आत्मदर्शी कभी हूँ, कभी मैं स्वयं को अनंता बताता, कभी सूर्य तारा नवारंभ ताता, कभी हूँ अहंकार टाले टलाना, कभी पुच्छ स्वार्थ स्मृति लील जाना, कभी सत्यवादी दिखावा किया ना, कभी खोज में सत्य की ना लगा हूँ, कभी संयमी संचयी हूँ विरागी, कभी आतताई कभी मत्त कामी, ऐसा हूँ वसा हूँ कसा हूँ न जानूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ कसा हूँ पता ना, असामी तसामी कसामी कढ़े ना, असामी तसामी कसामी कढ़े ना। तो ये एक कविता थी। वाह वाह वाह, इसका आनंद मैंने लिया और बहुत खूब। जी, अरे वाह, अनुभव भी शुक्रिया। ये सारा क्रेडिट विंदा सर का है, मुझे तो खुशी वैसे ही दिला रहा है अनुवाद करने का मैंने लिया। और विजय नाडकर्णी सर भी हैं और उसमें आ सकते हैं कभी भी। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि विंदा जी पर राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा और महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का बहुत प्रभाव पड़ा। और आपने बताया भी, मैं जानना ही कंफर्म ही करना चाह रहा था, वो आर्य समाज से जुड़े थे, मुझे लग रहा था कि उनकी रचनाओं में वैदिक मंत्रों की गूंज और रिदम सुनाई देती है। उनकी रचनाओं में समाजवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा मिलना जुलना और किसी से वैसे सुने नहीं है व्याख्यान जिससे कंफर्म हो सके, इसलिए सवाल भी है। असामी तसामी कसामी पढ़ते हुए सवाल मन में आया कि इस पर किस तरह का प्रभाव रहा, क्योंकि इस छंद में और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। संग की प्रार्थनाएं, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, वैदिक भोजगान भी है। वर्धते व्योम वाते समुद्रीय मानांतरिक्षे विशाले, इसी छंद में मिलते हैं। उन्होंने एक कविता में क्रांति पाठ भी रचा है, तो शांति पाठ की तरह। तो क्षितिजा जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि विंदा जी की कविताओं पर अन्य रचनाओं के प्रभाव को देखना, क्या उनके प्रभाव क्षेत्र को कम करके आंकना है? नहीं, वैसे देखा जाए तो हर एक के ऊपर किसी ना किसी का तो प्रभाव रहता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं प्रभाव नहीं होना, ये बहुत ही रेयर केस होगी। लेकिन विंदा जी के ऊपर जो प्रभाव है उसमें वो बह नहीं जाते, ये उनका सबसे बड़ा महत्व है। और जो भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं वो खुद के अनुभव से लिखी है। उनका जो शिशु अवस्था थी वो पूरे बहुत गरीबी में गई और उनको बहुत दो वक्त के खाना भी उनके नसीब में नहीं था। हर एक दिन एक के जगह जाके वो ऐसा खाना खाते थे। और जब बाहर लोगों को ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मणों के खाना यानी होटल्स में एंट्री करने के लिए कुछ उस वक्त मूवमेंट रही, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट कर दिया। तो वो जिन ब्राह्मणों के घर खाने के लिए जाते थे वो भी घर उनके बंद हो गए। तो बहुत उनको सहना पड़ा और बहुत गरीबी उन्होंने महसूस की, बहुत दारिद्र्य उन्होंने देखा। तो उन सभी कष्टकारी वर्ग जो जिनको हम कहते हैं उनके प्रति बहुत लगाव था और स्त्रियों के प्रति, उनके दुख के प्रति उनका बहुत लगाव था, निसर्ग के प्रति उनका बहुत लगाव था। कोकण में उनका, जब सबसे छोटे थे तो कोकण में थे, तो वहाँ का नेचुरल ब्यूटी जो था वो उनको बहुत लुभाता था। तो ऐसे बहुत सारे घटकों का प्रभाव उनकी कविता पर है, ना कि किसी एक का हम प्रभाव कह सकते हैं। और जब उनको जो अनुभव महसूस हुआ वो उन्होंने बहुत ऑनेस्टली अपनी कविता में रखा है। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ किया। उनका प्रिंसिपल ऐसा था कि जो सच है वही उसी को मैं सच मानूंगा। उन्हें जो पेंशन मिलता है फ्रीडम फाइटर्स को,
वो भी डिनाई कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने अपने मातृभूमि के प्रति मुझे प्रेम था, भक्ति थी, इसलिए मैंने वो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इसके लिए मुझे कुछ भी इनाम में नहीं चाहिए, मुझे कोई भी। हाँ, तो किसी एक का प्रभाव उनके ऊपर था ऐसा बोलना उतना उचित नहीं होगा, लेकिन वो खुद के प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा चिपके हुए थे। हाँ, तो और उनको जो जो अवार्ड्स मिले वो भी सब भी उन्होंने बिल्कुल अपने जो सोशल कॉज के लिए काम करती संस्था है उनने बांट दिए। उन्होंने कहा कि ये पैसा समाज से आता है, समाज से जैसे पैसा आता है वो मैं उनको ही वापस कर दूंगा। और 1990 में शायद उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि मैं अभी नहीं लिखूंगा, अभी मुझे जितना लिखना था वो हो गया। तो ये रुकना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरे आखिरी सांस तक मैं लिखता रहूं और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे, लेकिन वो चाहते थे कि वो भी जो नेचुरल सोर्स है वो खत्म हो गया। इसके बाद मैं जो लिखूंगा वो शायद रिपीटिशन होगा या उतना क्वालिटी में नहीं दे सकूंगा, और उन्होंने लिखना स्टॉप कर दिया। तो ये सब उनकी आंतरिक जो क्या प्रेरणा बोलते हैं उनसे ही वो लिखते थे। जी शुक्रिया। और हम एक कहानी सुनते हैं, फिर दीक्षित सर के पास चलते हैं। हाँ, कहानी एक बच्चों की विंदा जी ने लिखी है। हम इस पक्ष से जानते नहीं थे, वो देर में पता चला कि कहानियाँ भी लाजवाब हैं उनकी। तो कहानी सुनते हैं, बाल कहानी द शाचे कान, खरगोश के बड़े बड़े कान। सुना रहे हैं वरेण। नमस्कार, मेरा नाम वरेण है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को विंदा करिंदे की एक कहानी सुनने जा रहा हूँ। यह कहानी विंदा करिंदे की पुस्तक सशाचे कान लाम लाम का हिंदी अनुवाद है। कहानी का शीर्षक है खरगोश के लंबे कान। सियार और खरगोश बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सियार की पत्नी को बुखार आया। सियार ने खरगोश को बुलाकर कहा, ए दोस्त, मेरी पत्नी को तेज बुखार है, उसे कुछ भी खाना नहीं भा रहा है, अब इसे केंकड़ा खाने की इच्छा है। खरगोश ने कहा, चलकर एक केंकड़ा लाया जाए। तुरंत ही दोनों मित्र केंकड़ी की खोज में लग गए। सियार एक तरफ गया और खरगोश दूसरी तरफ है। चलते चलते खरगोश को पीछे में केंकड़े का बिल देखा। उसने बिल में झाँक कर देखा कि एक मोटा केंकड़ा अंदर बैठा था। यह एकदम सही रहेगा, खरगोश ने सोचा। उसने ध्यान से बिल में हाथ डाला। बिल गहरा था, उसका हाथ नहीं पहुंचा, तो खरगोश ने अपनी पूंछ को बिल में डाला। बिल में बैठे केंकड़े ने पूंछ को जोर से काटा और जकड़ लिया। खरगोश चिल्लाया। खरगोश का चिल्लाना सुनकर सियार दौड़ा आया। खरगोश ने उससे कहा, अब देखो मत, मुझे जोर से खींचो, मेरी पूंछ अंदर पड़ी हुई है। सियार ने खरगोश के दोनों कान पकड़े और खींचने लगा। इधर उधर हिलता देखकर केंकड़े ने खरगोश की पूंछ को जोर से काटा। दर्द के मारे खरगोश उछल पड़ा। उसकी पूंछ कटकर बिल के अंदर रह गई। सियार के खींचने से उसके कान लंबे हो गए। उसी तरह से खरगोश की दुम छोटी सी रह गई और उसके कान लंबे हो गए। बहुत सुंदर। और दीक्षित सर, आप कहिए। अच्छा, विंदा जी पर। जी जी, सभी लोगों को प्रणाम। विंदा करिंदकर जी को याद करते हुए मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, मूल बात ये है कि जैसे हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी के लिए कहा जाता है कि अगर कोई पूछे कि हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी साहित्य में क्या थे, तो उत्तर आता है कि वो क्या नहीं थे। इसी प्रकार विंदा करिंदकर जी ने कविताएं, मूल कविता हैं, लेखक, आलोचना, इतिहास, हर विषय में इन्होंने अपना दखल दिया है और ये ज़मीन से जुड़े हुए रचनाकार हैं। और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को इतना अध्ययन किया है, अंग्रेजी साहित्य से उससे सत्व लेकर के उसको मराठी में अनुवादित किया, मराठी में उस सब चीज़ों से परिचय कराया। जो स्थान हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद का है, वही स्थान महाराष्ट्र में साहित्य में करिंदकर जी का है। और ये वर्तमान में ये अज्ञे जी ने जो अंग्रेजी और विदेशों से साहित्य ला करके हमें परिचित कराया,
वही करंदीकर जी ने कराया, ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। अब जैसे पूर्व वक्ता बहन ने बताया कि उन्होंने उस समय के बाद लिखना छोड़ दिया कि साहित्य में जो लिखना, ये बहुत बड़े साहस की बात होती है। ये काम बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी में किया। बच्चन जी ने कसम खा ली कि उन्होंने एक जाल समेटा कविता लिखी और उसके बाद कसम खा ली कि मैं कविता नहीं लिखूंगा, अब जो कुछ लिखना है गद्य लिखूंगा। तो वो जाल समेटा कविता है कि जैसे वो लिखते हैं कि जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है माझी, मोह मछलियों का अब छोड़, कब तुम मछलियों का मोह करते रहोगे। तो इसी भावना से प्रभावित होकर के करंदीकर जी ने कविता लेखन बंद कर दिया, साहित्य लेखन बंद कर दिया। जो यही दिनकर जी को बहुत कम लोगों को मालूम है कि दिनकर जी ने भी एक हारे को हरे नाम कविता लिखी। वो दिनकर जी की आखिरी कविता थी, उसके बाद उन्होंने कविता नहीं लिखी और वो गद्य लिखते रहे। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए करंदीकर जी ने और बाल कविता लिखना बहुत मुश्किल बात है। एक संस्मरण में सुनाऊं जी। सुमन लाल द्विवेदी जी मेरे रिलेशन लगते हैं, मैं जहाँ के वो रहने वाले हैं वहीं का मैं हूँ, मेरे बाबा लगते हैं वो। तो उनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं, बाल कवि भी हैं। हमने उनका अभिनंदन बाल कवि के लिए किया तो वो नाराज हो गए कि मैं राष्ट्र कवि हूँ, मुझको बाल कवि पुकार रहे हो। तो जब हमने समझाया कि राष्ट्र कवि बनना बहुत आसान है, लेकिन बाल कवि करना, बाल बच्चों के लिए कविता करना बहुत मुश्किल बात है, तो उन्होंने माना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंदीकर जी ने जो बाल बच्चों की कविताएं लिखी हैं, बच्चों की कहानियां लिखी हैं, वो बहुत अच्छी कहानियां हैं और वो विश्व के किसी भी साहित्य से उनका तुलना की जा सकती है। मराठी और हिंदी में कोई बहुत अंतर नहीं है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है, वो चा और वाह कुछ एकाध शब्दों का जो उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं वो बदल दीजिए तो मराठी, अगर मराठी धीमे धीमे बोली जाए तो हिंदी है। और मराठी और हिंदी उत्तर भारत का बड़ा अच्छा संबंध है। शिवाजी कई बार यहाँ पर आगरा में आए, वो आगरा में कैद भी हुए, यहाँ के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उसका साथ दिया। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई मराठियन थी, झांसी की रानी बनी और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बड़ा अच्छा स्थान ग्रहण किया। इसी तरह महाराज सिंधिया भी मराठी हैं, होलकर, अहिल्याबाई, ये सब उत्तर भारत में आकर के इन्होंने राज किया और राज ही नहीं किया, शासन, दिल में शासन किया। तो इसी तरह मराठी जो साहित्यकार हैं वो हमारे दिल में बसते हैं और हिंदी और मराठी दोनों बहनें हैं। तो मराठी हमारी मौसी हैं। अब मौसी की बात जो लिखने वाला है कवि, तो ये करंदीकर जी हमारे मौसी के लड़के हुए, हमें अपने सगे भाई से ज्यादा प्रिय है। अच्छा। तो अधिक समय न लेते हुए मैं इनको बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और राजीव गांधी फाउंडेशन और प्रतुल जी तथा समस्त वक्ता और श्रोता लोग धन्यवाद हैं कि मराठी के कवि को हम लोग आज इस मंच से सुन रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत में धार्मिक रूप में भगवान और राक्षस पैदा हुए। जैसे राम हुए, कंस हुए, कृष्ण हुए, रावण हुआ, तो ये सब उत्तर भारत में हुए। अर्थात उत्तर भारत में भगवान पैदा होते हैं और राक्षस भी यहीं पैदा होते हैं। दक्षिण भारत में भक्त होते हैं और मध्य भारत में अर्थात महाराष्ट्र में और गुजरात में यहाँ संत पैदा होते हैं। जितने संत हैं वो सब महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। तो हम इनको हिंदी का संत, भारतवर्ष का संत मानते हुए करंदीकर जी का अभिनंदन है। और जो वो लिखते हैं तो संत वाणी है, तो इसको इस रूप में लीजिए। धन्यवाद। हाँ, गांधी जी याद आते हैं, दयानंद जी याद आते हैं और लगातार एक श्रृंखला सभी के मस्तिष्क में पहुंच जाती है। हाँ, एक कविता है कि भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। दक्षिण भारत में भक्ति उपजी और उत्तर भारत में रामानंद लाए हैं। तो जितने गुजरात और महाराष्ट्र के हैं सब संत हैं। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, गांधी जी हैं और हमारे दयानंद थे, कई, हम दयानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, विनोबा भावे भी संत हैं। तो उसी क्रम में हमारे करंदीकर जी जो हैं, करंदीकर जी भी संत हैं और साहित्यकार हैं। धन्यवाद। हाँ, आस्था जी, आपका सवाल क्षितिजा जी से था कोई?
या फिर हम आगे बढ़े? जी सर, एक प्रश्न है। जैसे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हम देखते हैं, तो क्या मराठी साहित्य में भी काल विभाजन किया गया था? और ये सवाल इसलिए मस्तिष्क में आता है क्योंकि उनकी कविता हिंदी में कविता की भांति शिल्प और विषय के परिपाटीगत बंधनों को खोलती दिखाई देती है। यानी उससे पहले मराठी कविता किसी और स्वभाव की रची जाती रही होगी। जी, हिंदी साहित्य में काल विभाजन है, बिल्कुल है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे समाज भी बदलता जाता है और उसकी रचना भी बदलती जाती है। तो जब अंग्रेजों का आक्रमण था हमारे ऊपर, तो पहले संत कविता थी, यानी सब लोग बहुत डर गए थे, सब लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, बिल्कुल सब लोग अन्याय पीड़ित थे। और तब संत कविता बहुत ज्यादा प्रचलित थी, यानी उन्होंने आध्यात्मिक हमारा डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा संतों ने रचना की। उसके बाद कहते हैं पंत कविता, यानी बहुत संस्कृत बेस्ड कविता लिखी गई उस काल में, क्योंकि जो भी वो वक्त था तो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारे राजाओं के यहाँ दरबार में बहुत सारे पंत कवियों को कुछ आमदनी मिलती थी कुछ अच्छा लिखने के लिए। और हाँ, दरबारी कवि, करेक्ट। तो वो पंत कवि माने जाते थे। और उसके बाद आए तंत कवि, यानी जो पोवाड़े और लावणी लिखते थे वो, तो वो थोड़ी श्रृंगारिक रहती थी। वो पेशवे के युग में ये बहुत ज्यादा कॉमन हुई। तो जैसे ये संत पंत तंत कवि है, वैसे उनका कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग था। पंत कवि का जो थी वो संस्कृतोद्भव थी, बहुत ज्यादा स्कॉलरों को ही पढ़ी जा, और वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी क्योंकि जो संस्कृत समझते हैं उनको ही वो कविता समझ में आती थी। संत कविता थी वो कॉमन पीपल के लिए थी, तो कोई भी वो समझ सकता था और उसमें प्रबोधन ज्यादा किया जाता था। और तंत कविता तो जो थी वो थोड़ी श्रृंगारिक स्टाइल की थी और फ्रीडम फाइटर्स के लिए पोवाड़े किए गए थे। हमारे ऊपर हम इंडिपेंडेंस का फाइट करने लगे तो उसमें वो तंत कविता आई थी। और अगर हम कार्यकाल के बारे में बोले तो 1800 to 74, 74 to 1920, 20 to 60 and 60 to 80, ऐसे वो चार हम लोग विभाग कर सकते हैं। 60 के बाद सब अम्बेडकरवादी कविता ज्यादा स्प्रेड हो गई, क्योंकि अभी सब जो इतर ब्राह्मण छोड़ के जो इतर समाज था उन्होंने भी पढ़ना लिखना चालू कर दिया। और वो पहली बार जब पढ़ लिख के बाहर आ गई तो 60s के बाद थोड़ा अम्बेडकरी साहित्य, दलित साहित्य, उसके बाद आदिवासी साहित्य ऐसा भी पॉपुलर होने लगा। लेकिन हमारे विंदा पहले से ही सभी समाज के प्रति ज्यादा आस्था रखने वाले थे, तो उनका पहला काव्य संग्रह ही स्वेद गंगा नाम से है। स्वेद यानी क्या बोलते हैं हम, स्वेट, हाँ पसीना, हाँ। तो जो पसीना बहता है, हाँ पसीना बहता है वो सबसे ज्यादा पवित्र पानी है, गंगा का नहीं। ऐसी विचारधारा रखते हुए उन्होंने पहली कविता भी लिख दी थी। और अंत समय तक उनका यही मानना था कि सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, एक साथ रहना, एक साथ मिलके जुल के सबका भला करना और सबको खुशी देना, यही भगवान है। तो उनका तो फ्लो चार्ट वही रहा। शुक्रिया। हाँ, हमारे बीच में निश्चल जी भी हैं। एक सवाल उनसे, निश्चल जी हैं अभी। क्योंकि ये सवाल इसलिए कि एक कहानी उनके एक कहानी सुनते हैं बचपन की। जब इन्होंने लिखना शुरू किया बाल साहित्य, सवाल ये था कि अपने बच्चे के मन से डर निकालने के लिए उन्होंने उसे सुनाने के लिए कुछ गेय कविताएं लिखी थी। इसे पढ़ते हुए मैंने सोचा कि विंदा जी ने अपनी काव्य विधा से अपने बच्चे की चिकित्सा की, तो और चिकित्सा ही की, उसे हस्तगत नहीं की अपनी कला।
जैसा कि प्राय करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी चीज सीख जाए और उसको आगे बढ़ाए। मगर आज के बाल साहित्यकार बाल रचनाओं का लेखन तो कर रहे हैं, पर वे अपने बच्चों के मन में बसे अलेखन स्वभाव को निकालने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि बच्चा लिखना सीख जाए, उसमें उसके लिए जो लेखन वाली अरुचि, जो लेखन के प्रति अरुचि है वो निकल जाए और वो लिखना सीख जाए। तो वो उन्हें कम उम्र का बेहतरीन लेखक बना देना चाहते हैं, ये देखने में आ रहा है। यह कितना ठीक है, ये मेरा एक सवाल था उनसे। विंदा जी ने तो भय को निकाला और उनको केवल उनकी चिकित्सा की। तो निश्चल जी अच्छा जवाब देते, मेरा ऐसा मानना था, लेकिन वो निकल गए। क्षितिजा जी और दीक्षित सर इस पर अगर कुछ टिप्पणी करना चाहे तो कर सकते हैं। और बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मैंने पढ़ा कि इंदा जी के पापा को थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर था और वो कुछ बड़बड़ाती थे, उनको भयगंड का आजार था। तो जब इंदा के बेटे को में भी वो सिम्टम्स उनको दिखने लगे तो वो बहुत ज्यादा डर गए और वो चाहते थे कि उनके मन से ये भय चला जाए। वो किसी भी अपने इमेज से भी डरते थे, परछाया से डरते थे, हाँ परछाई से डरते थे, झाड़ के पत्ते हिले तो वो डरते थे, पर्दा हिला तो डरते थे, इतनी छोटी छोटी चीजों से भी बड़ा आवाज हुआ तो वो डरते थे। तो वो डर निकालने के लिए विंदा जी ने छोटे छोटे एकदम रिदम वाले पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको कुछ बहुत बड़ा वैल्यू नहीं हमें देना है या उनको बोर नहीं करना है या कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, बस उनके मन में पोएम के प्रति रुचि निर्माण हो। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया और वो सब पढ़ते पढ़ते बहुत सारे जनरेशन बड़े हो गए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के रहते हुए बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि इमीडिएटली सबको पॉपुलर होना है और बहुत सारे समय के लिए तपस्या करनी पड़ती है और उसके बाद वो क्वालिटी हम मिल सकती है हमें। ये थोड़ा प्रभाव कम हो गया है। तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बच्चों में और हमारे स्टूडेंट्स में हम ये विचार हमेशा जागरूक रखें कि पॉपुलैरिटी इज नॉट द लास्ट स्टेप, बट क्वालिटी के ऊपर अपना फोकस रहना चाहिए। हमें बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत दूसरों का अच्छा सुनना चाहिए और पॉपुलैरिटी बहुत क्या बोलते हैं बहुत कम समय लेती है। रोज नए हर महीने टॉप 10 अलग रहते हैं, तो इसके पीछे दौड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें बहुत पुराने लोगों ने जो किया उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सक्सेस स्टोरी अगर हम उनके साथ शेयर करें तो शायद इनडायरेक्टली भी वो उनमें वो विचार आ जाएगा कि पॉपुलर होने के लिए बहुत दिन मेहनत कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है, ऐसा मानना है मेरा। चलिए अब सुनते हैं कुछ रचनाएं। तो मैं कुछ कविताएं विंदा जी के मुख से ही सुनते हैं और आत्मज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ फिर एक ज्ञान गीत मानले आखिर में। पण अनेक शास्त्रांचं ज्ञान घेतलं आणि मिळवणं शक्य झालं तरी हे आत्मज्ञान ही फार कठीण गोष्ट आहे। आणि ज्यावेळी मी माझा शोध घ्यायचा प्रयत्न करतो त्यावेळी माझ्या मनामध्ये, माझ्या बुद्धीमध्ये, माझ्या जाणीवेमध्ये इतक्या परस्पर विरोधी गोष्टी मला दिसतात की ह्यातलं मी कोण हे ठरवणं फार कठीण पडतं। अशाच आशयाची एक कविता आहे, ती मी वाचतो कारण ती एका अर्थाने माझ्या सगळ्या काव्यालाच पार्श्वभूमी देणारी अशी कविता आहे। कसा मी कळेना कधी येतसे क्षुद्रता कसपटाची, कधी येतसे क्षुद्रता कसपटाची,
कधी वाढता वाढता व्योमव्यापी, कधी धावतो विश्वचुंबावयाला, कधी आपणाला स्वहस्तेच शापी, कधी याचितो सत, कधी स्वप्न याची, कधी धावतो काळ टाकून मागे, कधी वर्षतो अमृताच्या सरियन, कधी मृत्यूची भाबडी भीक मागे, कधी दैन्यमाना निराधार होई, कधी गूढ गंभीर आत्मप्रकाशी, कधी गरजतो सागराच्या बळाने, कधी कापतो बोलता आपणाशी, कधी आपणा सर्व पिंडात शोधी, कधी पाहतो आत्मरूपात सारे, कधी मोजितो आपणाला अनंते, अनुरूप होती जिथे सूर्य तारे, टळे ना अहंकार साध्या कृतीचा, टळे ना अहंकार साध्या कृतीचा, गळे ना महापुच्छ स्वार्थी स्मृतीचे, कधी घेतसे सोंग ते सत्य वाटी, कधी सत्य ते वाटते सोंग साचे, कधी संयमी संशयात्मा विरागी, कधी आतताई कधी मत्त कामी, असा मी तसा मी कसा मी कळेना, स्वतःच्या घरी दूरचा पाहुणा मी. कठीण वाटत. सर्वस्व तुझला वाहुनी, माझ्या घरी मी पाहुणी. सभी का आभार व्यक्त करता हूँ दीक्षित सर, और जिनसे प्रेरणा ली वो शांत हैं अभी. हाँ हाँ आ गए सर. दीक्षित सर नमस्ते. और बहुत प्रसन्नता हुई जी. जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और सभी विद्यार्थीगण ने भी बहुत अच्छी तरह से, और हमारे दोनों वक्ता
क्षितिजा जी और दीक्षित साहब दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया तरह से बताया। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद आप सभी को। और जो विद्यार्थियों ने जो रचनाएं पढ़ी वो बहुत ही सुंदर थी और आस्था जी ने सवाल भी बहुत अच्छे पूछे। तो आपने जो अनुवाद किया हिंदी में वो बहुत ही सरल और समर्पक था, बहुत ही बढ़िया था। और आपने छंद की तरफ भी ध्यान दिया और उसके अर्थ की तरफ भी ध्यान दिया अनुवाद के समय। तो वो तो बहुत अच्छी, अनुवाद भी एक कला है। अनुवाद एक स्वतंत्र खुद ही सृजन करने वाले होते हैं, तो वो आपने किए। और आखिर में जो हमारे दो वक्ता थे क्षितिजा जी और दीक्षित सर, वो दोनों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। विशेषकर क्षितिजा जी ने, जिनको बहुत अच्छी जानकारी है विंदा जी के बारे में भी और मराठी साहित्य के बारे में भी, तो उन्होंने काफी अच्छी तरह से सभी बातों पे प्रकाश किया। तो दीक्षित जी ने भी बहुत बढ़िया कहा। तो सबको धन्यवाद और बहुत बढ़िया कार्यक्रम देखने का आनंद मुझे प्राप्त हुआ। धन्यवाद जी। आपकी उपस्थिति से आनंद कई गुना बढ़ा। मैं सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।